हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम कल पढ़ रहे थे 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य के राजपूत राजवंश और उन राजवंशों के बारे में हमने उनकी पृष्ठभूमि पढ़ ली, उनकी विशेषताएं पढ़ ली। इसके अलावा हमने उन राजपूत राजवंशों के उत्पत्ति से संबंधित जो भी सिद्धांत थे, उन प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ा विदेशी मत और भारतीय मत पढ़ा था। अब हम प्रमुख पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राजवंश। तो उन राजवंशों की बात करें तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम कौन सा राजवंश, गुजर प्रतिहार राजवंश। अब इस गुजर प्रतिहार जो राजवंश है, हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे हम इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, फिर पढ़ेंगे इनका मूल स्थान यानी ये कहाँ के रहने वाले थे, और मुख्य बात इनके प्रमुख शासक कौन कौन हुए थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो उत्पत्ति के बारे में वही जो हमने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, तो गुजर प्रतिहारों की उत्पत्ति हम अलग से पढ़ेंगे कि गुजर प्रतिहार हैं उनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है या किस प्रकार हुई। तो इनके बारे में पहला तो उत्पत्ति के बारे में ये बताया जाता है कि गुजर प्रतिहारों की उत्पत्ति भी किस प्रकार हुई है, अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार मानी जाती है। यानी अग्निकुल या अग्निकुंड सिद्धांत है, इससे ही क्या मानी जाती है, गुजर प्रतिहारों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अलावा गुजर प्रतिहारों को क्या माना गया है, वैदिक क्षत्रिय। यानी ये माना किसने है, वैदिक क्षत्रिय ओझा वैद्य दशरथ शर्मा और बी.एन. पुरी, इन लोगों ने गुजर प्रतिहार को क्या माना है, वैदिक क्षत्रिय। इसके अलावा बात करें तो गुजर शब्द है, गुजर प्रतिहार में जो गुजर शब्द है वो जातिवाचक यानी किसी जाति विशेष का नाम न होकर के क्या है, स्थान स्थान का नाम है। ये बात किसने कही थी, कि एम मुंशी ने कही थी। कि एम मुंशी ने कहा था कि गुजर प्रतिहार शब्द में जो गुजर शब्द है वो जातिवाचक न होकर उसके स्थान पर क्या है, स्थानवाचक। और कौन से स्थान का नाम बताया उन्होंने, उसने कहा कि जो गुजर शब्द है वो किससे बना है, गुजरातर से बना है। और जो गुजरातर है वो कौन किससे मिलकर बना है, ये राजस्थान और गुजरात, इन दोनों के संयोग से क्या बन गया, गुजरातर। और इसी को फिर आगे क्या नाम दे दिया गया, गुजर नाम दे दिया गया। इसके अलावा भोज नामक शासक हुए हैं, उनका अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, ग्वालियर का लेख। इस लेख में गुजर प्रतिहारों को राम का भाई कौन है, लक्ष्मण, लक्ष्मण की क्या माना गया है, संतान माना गया है। तो प्रश्न आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत बार, कि किस अभिलेख में गुजर प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण की या लक्ष्मण की संतान माना गया है। तो आपको याद रखना है कि ग्वालियर लेख, और ग्वालियर लेख किसका है, राजा भोज का। इसके अलावा इसी के अंदर का प्रतिहारों को क्या कहा गया है, प्रतिहार श्रेष्ठ क्षत्रिय, यानी एक क्षत्रिय पुंगव भी इस अभिलेख में कहा गया है। और बात करें हम प्रतिहारों के बारे में, विदेशी मत यह आता है कि ये इससे प्रतिहारों को किससे उत्पन्न माना जाता है, खंजर जनजाति से भी उत्पन्न माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो ग्रंथ आता है उद्योतन सूरी का, और इस ग्रंथ का क्या नाम है, कुवलय माला। इस ग्रंथ का नाम याद रखना आपको कि कुवलय माला ग्रंथ किसका है, उद्योतन सूरी का। इस ग्रंथ में पहली बार गुज्जर, मालव और लाट का नाम मिलता है। गुजर गुजर प्रतिहार वाला हो गया, और मालव जो मालवा वाला क्षेत्र है वहाँ पे राजपूत और राजवंश हुए, उनको मालव, और लाट गुजरात वाले क्षेत्र के का नाम मिलता है। तत्पश्चात यस्तलिक चंपू, किसका है ये, यस्तलिक चंपू ये सोमदेव का है, 959 ईस्वी का। इसमें भी क्या मिलता है, गुजर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमें नीलकुंड, राधनपुर, करहाड़, देवली अभिलेखों में भी प्रतिहारों को गुजर प्रतिहार या गुजर नाम दिया गया है। ठीक है, तो इन सबको याद रखना है आपको। आगे चलो हम बात करते हैं मूल स्थान की, ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो उत्पत्ति के संबंध में इनके बारे में बताया जाता है कि एक इतिहासकार थे, चीनी यात्री थे, जो कि भारत की यात्रा पर आया था हर्षवर्धन के समय। कौन था वो, हेन सांग। किसके समय आया था ये, हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय कहाँ पर आया था ये, भारत में यात्रा करने आया था। ये बौद्ध यात्री था, और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा उसके जो भी पुस्तकें थी बौद्ध धर्म की, वो यहाँ से लेने के लिए आया था। तो इसने क्या बताया है, इसने गुजर प्रतिहारों को क्या नाम दिया है, इसने गुजर प्रतिहारों को, गुजर ने कही क्या कहा है, कुचेलो, कुचेलो नाम दिया है गुजरों को। इसके अलावा इन्होंने भीनमाल, जो अपने भीनमाल कहाँ का है ये क्षेत्र, ये सिरोही वाला क्षेत्र है।
राजस्थान का कहाँ का क्षेत्र है ये? सिरोही वाला क्षेत्र है। इस भीनमाल को क्या कहा है इसने? पिलो पिलोमालो पिलोमालो पिलोमाला कहा है कि निवासी हैं। इसने गुजर प्रतिहारों को कहाँ का निवासी बताया है? बात करें तो इसने गुजर प्रतिहारों को भीनमाल का निवासी बताया है। किसने? हिंसांग ने। और गुजरों के लिए किस शब्द का यूज किया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरों के लिए तो कुचेलो और भीनमाल के लिए पिलोमालो पिलोमालो शब्द का उपयोग किया है। आगे हम बात करते हैं तो गठियाला अभिलेख या गठियाला शिलालेख है। ये गठियाला शिलालेख हमें कहाँ से मिलता है? यह मिलता है हमें जोधपुर से। और इस शिलालेख में गुजरात प्रदेश का उल्लेख हुआ है, जो कि वर्तमान में किसे कहा जाता है? गुजरात प्रदेश। राजस्थान व गुजरात के क्षेत्रों को मिलाकर क्या कहा गया है? गुजरात प्रदेश कहा गया है। इसके अलावा हम बात करें तो H.C. रॉय, इतिहासकार हुए हैं कौन? H.C. रॉय। इसने क्या कहा कि जो गुर्जर थे या गुर्जर प्रतिहार वाल वंश के लोग थे या शासक थे, इनकी आरंभिक राजधानी है वो क्या थी? मांडव्यपुर। और मांडव्यपुर क्या किसको कहते हैं? मंडोर। मंडोर का प्राचीन नाम क्या मिलता है हमें? मांडव्यपुर। और मंडोर ये कहाँ पे है? यह है जोधपुर में। तो H.C. राय ने गुर्जर प्रतिहारों की प्राचीन राजधानी किसको बताया? मंडोर या मंडव्यपुर को बताया है। इसके अलावा इसने कहा कि गुर्जरों की कुल कितनी शाखाएं थी? 36 नहीं सॉरी 26 शाखाएं थी। उसमें सर्व प्राचीन शाखा किसको बताया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे प्राचीन शाखा बताया है इसने मंडोर शाखा को। तथा इस मंडोर शाखा का संस्थापक किसे कहा गया है? हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र की उपाधि हमें मिलती है रोहिल सिद्ध। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किस शासक को रोहिल सिद्ध की संज्ञा दी गई है? क्या? रोहिल सिद्ध। तो हरिश्चंद्र को। और हरिश्चंद्र किस वंश से संबंधित है? गुजर प्रतिहारों से। और हरिश्चंद्र की प्राचीन शाखा राजधानी भी क्या हुआ करती थी? मंडोर हुआ करती थी। और मंडोर क्या थी? सबसे प्राचीन राजधानी हुआ करती थी गुजर प्रतिहारों की। ठीक है, चलो आगे आगे बात करते हैं दशरथ शर्मा की। तो दशरथ शर्मा ने गुजर प्रतिहारों को उज्जैन के मूल निवासी बताया है। क्या कहा है कि गुजर प्रतिहार कहाँ के रहने वाले थे? उज्जैन। और उज्जैन कहाँ है वर्तमान में? मध्य प्रदेश में। वर्तमान में MP में है ये। ठीक है, इसके अलावा हरिवंश ग्रंथ में वत्सराज को अवंती भूभरते कहा गया है। ग्रंथ है जिसका क्या नाम है? हरिवंश ग्रंथ। इस ग्रंथ में वत्सराज इसको क्या कहा गया है? अवंती भूभरते। ठीक है, तो इसको ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इन सभी बातों से मिलाकर एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि गुजर प्रतिहार थे, उनकी सबसे प्राचीन राजधानी क्या पढ़ा हमने? मंडोर। और मंडोर वर्तमान में कहाँ पर है? याद रखना है आपको, मंडोर कहाँ पे है? मंडोर है मंडोर वर्तमान में कहाँ पर है? मंडोर है वर्तमान में अपने जोधपुर में। मंडोर कहाँ पर है? क्या पढ़ते हैं हम? सबसे प्राचीन राजधानी क्या है? मंडोर। और मंडोर वर्तमान में कहाँ पर है? मंडोर है वर्तमान में जोधपुर में। ठीक है, और इस मंडोर शाखा के संस्थापक किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र को, और जिसे रोहिल सिद्ध भी कहा जाता है। इसके बाद में गुजर प्रतिहारों ने अपना क्षेत्र किसको बनाया है? अपनी राजधानी किसको बनाया? भीनमाल को। इस भीनमाल के बाद में किसको बनाते हैं ये? अवंती को अपनी राजधानी बनाते हैं। और भीनमाल और अवंती राजधानी बनाने वाला प्रमुख शासक कौन था? नागभट्ट था। और नागभट्ट के बाद में गुजर प्रतिहारों की प्रमुख राजधानी क्या बनी? कन्नौज। और कन्नौज राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? नागभट्टी द्वितीय था। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है क्रम को कि पहले कौन सी राजधानी बनी? पहले मंडोर बनी, मंडोर के बाद भीनमाल जिसको हिनसांग ने पिल्लोमालो कहा था। इसके बाद में बनी थी अवंती। भीनमाल और अवंती राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। और अवंती के बाद में बनी अंत में क्या? कन्नौज। और कन्नौज राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? नागभट्ट द्वितीय। तो आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं हम गुजर प्रतिहारों की मंडोर या मंडावेपुरे शाखा कि मंडोर शाखा थी, उससे कौन कौन से शासक उत्पन्न हुए और उनका क्या योगदान था, क्या उपलब्धि थी उनकी, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो बात करते हैं हम गुजर प्रतिहारों का मूल स्थान क्या था? मंडोर माना जाता है। क्या माना जाता है? गुजर प्रतिहारों का मूल स्थान है मंडोर। मोहोत नैनसी ख्यात, मोहोत नैनसी जोधपुर
जो राज्य है उसके शासक थे प्रमुख जसवंत सिंह। तो उनके प्रमुख दरबारी थे और उनके इतिहासकार लेखक थे। तो उन्होंने क्या बताया, मनोहर नंदन सिंह ने, इन्होंने बताया है कि गुर्जर प्रतिहारों की कुल कितनी शाखाएं थी, 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। इन 26 शाखाओं का उल्लेख किसने किया है, मनोहते नैनसी ने इन 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें इसकी आरंभिक शाखा किसको बताया है, कहा कि इनकी आरंभिक शाखा क्या थी, मंडोर बताता है। तथा इस शाखा पर बताया है इसने कि रोहिल सिद्ध या हरिश्चंद्र का शासन था प्राचीन शाखा पर। तथा इनकी जो रानी थी क्षत्राणी रानी, इसका नाम क्या बताया है, भद्रा। और बताते हैं कि इस भद्रा के क्या थे, 4 पुत्र थे। ठीक, रज्जिल और नागभट्ट, कद्दल और दत्त। क्या नाम था उनके पुत्रों का, रज्जिल, नागभट्ट, दत्त और कद्दल। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हरिश्चंद्र का उत्तराधिकारी कौन बनता है, हरिश्चंद्र का उत्तराधिकारी बनता है रज्जिल। कौन बनता है, रज्जिल उत्तराधिकारी बनता है। और इसी से मंडोर के प्रतिहारों की क्या होती है, वंशावली आरंभ होती है। बात करें हम रज्जिल के बाद में शासक कौन बनता है, हरिश्चंद्र के बाद में याद रखना आपको कौन बनेगा, रज्जिल। और रज्जिल के बाद में बनता है नागभट्ट, प्रथम शासक बना, और जो कि रज्जिल का पोता था। और इसने क्या किया था, निम्न कार्य किए थे। कौन कौन से कार्य किए, इसको हम देखते हैं आगे। कौन कौन से कार्य किए, इसने प्रमुख कार्यों में बात करते हैं तो इसने कार्य किए थे कि इसने मंडोर से कुछ ही दूरी पर मेदांतक, और मेदांतक किसको कहा गया है, मेड़ता को, मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। तो प्रश्न आ जाए कि निम्न में से किस शासक ने या गुजर प्रतिहार शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। तो याद रखना आपको किसने बनाया था, नागभट्टे प्रथम ने बनाया था। इसके अलावा इसने चावंड चावंड वंश के शासकों को पराजित करके भीनमाल में गुर्जर प्रतिहार शाखा का आरंभ किया था। तो भीनमाल के अंदर भी शासन किसने प्रारंभ किया था, नागभट्ट प्रथम ने। किसको हराकर, चावड़ा वंश के शासकों को हराकर। और आगे चलकर यही शाखा उज्जैन शाखा के अधीन, यानी उज्जैन शाखा थी गुर्जर प्रतिहारों की, उसके अंडर कर ली गई, यानी उसके अधीन कर ली गई। ठीक है, और ये बात कब की है, 1756 ईस्वी की। कालांतर में गुर्जर प्रतिहार शासकों का मुख्य केंद्र क्या बन गया, आगे चलकर उज्जैन बन गया। वहीं मेड़ता व मंडोर शाखा के शासकों की जानकारी नागभट्ट प्रथम के बाद में प्राप्ति नहीं होती है। इसके बाद में नागभट्ट के बाद में प्राप्त नहीं होने के बाद में सीधे कौन से उत्तराधिकारी की जानकारी प्राप्त होती है हमें, 10वां उत्तराधिकारी हुआ था जिसका नाम था क्या, सिलुक। उस सिलुक की जानकारी प्राप्त होती है। और इस सिलुक ने क्या कौन कौन से कार्य किए थे, इसने जैसलमेर के देवराज भट्टी को हराकर और वल्ल प्रदेश या मंडल की स्थापना की थी। किसने, सिलुक ने। इसके अलावा इसने बीकानेर का त्रावणी क्षेत्र अपने अधीन किया। और इसके 2 पुत्र थे, भटियानी रानी पद्मिनी का बाउक, और दुर्लभ देवी का पुत्र था जिसका क्या नाम था, ककुक। क्या नाम था दुर्लभ देवी के बेटे का, ककुक। पहले पुत्र का क्या नाम था, पहले पुत्र का नाम था बाउक, तथा दूसरे पुत्र का क्या नाम था, ककुक। ये सिलुक के पुत्र थे। ठीक है, अब इसके बाद में सिलुक के बाद में अगला शासक बनता है बाउक। बाउक ने क्या किया, इसके काल में प्रमुख कार्य ये हैं कि इसने राजा मयूर को भोपुक युद्ध में, कौन से युद्ध में, भोपुक युद्ध में पराजित किया। किसको, राजा मयूर को। तथा दूसरा कार्य इसने क्या किया, मंडोर के विष्णु मंदिर, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में एक लेख लिखवाया। ठीक है, और इसमें किसका उल्लेख मिलता है हमें, इसमें लिखा हुआ है 437 ईस्वी का लेख है ये, जोधपुर का लेख। ठीक है, इसके अलावा हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां, हरिश्चंद्र का उल्लेख मिलता है, 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। तथा मंडोर शाखा की क्या मिलती है हमें, जानकारी मिलती है। इसके अलावा बात करें हम ककुक के घटियाला लेख की। ककुक का घटियाला लेख है, यहाँ यहाँ से 2 लेख मिले हैं। कितने लेख मिले हैं, यहाँ से 2 लेख मिले हैं। एक 837 ईस्वी का है तथा दूसरा कब का है, 861 ईस्वी का है। हरिश्चंद्र, इसमें उल्लेख किसका मिलता है हमें, इसमें हमें उल्लेख मिलता है हरिश्चंद्र 2 पत्नियों का, तथा मंडोर की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा बात करें हम कि इसने घटियाला व मंडोर में जय स्तंभ स्थापित किए थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो, इसको याद रखना आपको कि घटियाला व मंडोर में जय स्तंभ किसने स्थापित किए थे। तो प्रतिहार शासक था कौन, ककुक ने घटियाला और मंडोर में क्या किए थे, जय स्तंभ स्थापित किए थे। इसके अलावा हम बात करें अज क्षेत्र, कहाँ पे पड़ता है अज क्षेत्र, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, एमपी में।
या मरु क्षेत्र जैसे क्षेत्रों को साम्राज्य में शामिल किया। तो एमपी के अज क्षेत्र और मरु अपना जो मरु क्षेत्र है उनको अपने साम्राज्य में ककुक ने क्या किया था, शामिल किया था। इसके अलावा बात करें ककुक के बाद में कमजोर उत्तराधिकारियों के चलते मंडोर शाखा क्या होती गई, कमजोर हो गई। और कालांतर में यह शाखा इंदा शासकों यानी प्रतिहारों के क्या आ गई, अधीन आ गई। इंदा शासक होते थे अपने इधर ही जोधपुर वाले क्षेत्र में, तो प्रतिहार शासकों के अधीन आ गई ये शाखा। आगे चलकर 1395 में मंडोर क्षेत्र को इंदाओं ने राठौड़ों को दहेज में दे दिया। इस तरह मंडोर शाखा क्या हो गई, समाप्ति हो गई। आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार रावसिया हैं वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और जो इंदा राठौड़ थे इन्होंने अपनी रक्षा के लिए रावसिया को क्या कर देते हैं, ये क्षेत्र दहेज में दे देते हैं। और यहाँ पर रावसिया ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार राठौड़ वंश की स्थापना हो जाने से क्या हो जाएगी, मंडोर शाखा समाप्त हो जाएगी। तो आज हमने कौन सा वंश पढ़ा, गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा है, ठीक है। अब आगे चल के हम कल पढ़ेंगे अजमेर के प्रमुख चौहान वंश। तो आज हमने जो भी पढ़ा है, एक बार ये इस मैप को थोड़ा सा और देख लो। इस मैप में हम जो देखते हैं गुर्जर प्रतिहारों का कितने क्षेत्र पर शासन हुआ करता था, ये देख लो। भारत में इस क्षेत्र पर प्रमुख रूप से गुर्जर प्रतिहार शासन किया करते थे। और इस क्षेत्र पर किसका शासन हुआ करता था, इस क्षेत्र पर हुआ करता था पाल वंश के शासकों का, बंगाल वाले पाल। और यहाँ पर हुआ करते थे राष्ट्रकूट। कौन होते थे, राष्ट्रकूट का शासन हुआ करता था। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहें। और कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में अजमेर के चौहान। थैंक यू, धन्यवाद।